सो बेटा कल हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था बॉइल्स टेम्परेचर का, और कल जो हमने सारे टॉपिक पढ़े थे उनका एक ही कंक्लूजन था कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, सारी गैसेज रियल होती है, लेकिन हम एक रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कोई भी रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो जरूर कर सकती है बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो कल एक ऐसी टर्म हमने पढ़ी थी बॉइल्स टेम्परेचर की। तो बॉइल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर एक रियल गैस शुरू कर देती है एट विच ए रियल गैस शो बिहेवियर लाइक एज आइडियल गैस। जिस टेम्परेचर पे एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है उसे हम बॉइल्स टेम्परेचर बोलते हैं। और बॉइल्स टेम्परेचर को निकालने का फॉर्मूला होता है TB इक्वल टू A/R इंटू बी। R सबको पता है गैस कांस्टेंट होता है, TB यहाँ पे बॉइल टेम्परेचर है, और A और B यहाँ पे वान डेर वाल कांस्टेंट है। A एंड B आर वान डेर वाल कांस्टेंट। तो हमें अब ये पढ़ना है ये A और B क्या है। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ पॉइंट्स इसमें याद करने के हैं, वो याद भी करने पड़ेंगे आपको। तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं रियल गैस इक्वेशन या वान डेर वाल गैस इक्वेशन। सब बच्चे ध्यान से देखिए, जहां भी डाउट हो मुझसे पूछ लें। सबसे पहले बेटा आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT होता है। मतलब वो ही गैस आइडियल होगी जिसका PV इक्वल होगा NRT के। अब आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस के लिए है तो मैं इसको PI/VI लिख सकती हूँ। PI का मतलब क्या है P आइडियल, और VI का मतलब क्या हुआ V आइडियल। ठीक है, तो ये आपकी आइडियल गैस की इक्वेशन है PI/VI इक्वल टू NRT इक्वल टू NRT। अब कोई भी गैस आइडियल तो होती ही नहीं है, सारी गैसेस तो रियल होती है, लेकिन हम अभी मैंने कहा रियल गैस को हम आइडियल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर यही गिवन है कि हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे, कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी प्रेशर में, वॉल्यूम में। तो उससे क्या होगा, हमारी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो आप देखिए करेक्शन फैक्टर हम क्या लगाएंगे। तो हमें करेक्शन करनी होगी प्रेशर में और वॉल्यूम में, प्रेशर में और वॉल्यूम में। ओके, तो आप देखिए बेटा करेक्शन फैक्टर पहले PI का मतलब क्या है? आइडियल गैस की वॉल्यूम है, प्रेशर है, सॉरी। PI का मतलब है प्रेशर फॉर आइडियल गैस। तो PI आपका किसके इक्वल होगा? P रियल प्लस डेल्टा P। एक भी बच्चा क्लास लीव करके नहीं जाएगा। मैंने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया है कौन कौन बच्चा क्लास में है। ठीक है, और फिर मैं एक एक के पास फोन करूंगी, जो जो क्लास छोड़ के जाएगा ना, फिर उसके पेरेंट्स से बात करूंगी मैं क्लास लीव करके क्यों गया। बाई चांस डिस्कनेक्ट हो जाते हो, दोबारा कनेक्ट हो जाए करो बेटा। तो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, सारी रियल होती है, लेकिन हम एक आइडियल गैस बना सकते हैं रियल गैस को। कैसे? करेक्शन करके प्रेशर में और वॉल्यूम में। ठीक है, तो जो PI है, जो आपका आइडियल गैस का प्रेशर है, वो कब अचीव होगा? जब हम रियल गैस के प्रेशर में कुछ करेक्शन करें। तो PI इक्वल टू होगा P रियल। अब PI कब इक्वल आएगा P रियल के? जब हम कुछ प्रेशर की करेक्शन करें। तो जो डेल्टा P की टर्म यहाँ पे मैंने डाली है, इट इज द करेक्टेड प्रेशर, इट इज द करेक्टेड प्रेशर। ऐसी जो आपका VI है, VI का मीनिंग वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तो VI भी किसके इक्वल होगा? इसमें करेक्शन टर्म माइनस होगी, V रियल माइनस डेल्टा P। आपको बेटा ये सब अभी आगे समझाऊंगी, ये प्लस क्यू हुआ और ये आपका माइनस क्यू हुआ। PI इक्वल टू P रियल प्लस डेल्टा P, और VI इक्वल टू V रियल माइनस डेल्टा V। वहां पे प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, तब जाके एक रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी। तो जो ये आपका डेल्टा P और डेल्टा V है, ये करेक्टेड प्रेशर या करेक्टेड वॉल्यूम होती है। मतलब हमें ये करेक्शन करनी पड़ेगी प्रेशर और वॉल्यूम में। तो आप सभी यस और नो में जवाब दे। आपको इतनी बात समझ में आई बेटा? सब बच्चे बताएंगे। यस मैम। तो यहाँ पे देखिए अभी ये करवाया PI इक्वल टू P रियल प्लस डेल्टा P, VI इक्वल टू V रियल माइनस डेल्टा V। तो अब आपको पता है PI VI इक्वल टू NRT होता है। मैंने PI की जगह तो ये पुट कर दिया, देखो रेड पेन से लिख रखा है ना, P रियल प्लस डेल्टा P, और VI की जगह क्या आ गया? V रियल माइनस डेल्टा V इक्वल टू NRT।
हो गया। अब आप ये समझो प्रेशर में क्या करेक्शन होगी, व्हाट टाइप ऑफ करेक्शन वी हैव टू डू फॉर प्रेशर। तो बेटा सबसे पहले आप ये देखो आइडियल गैस क्या कहती है। आइडियल गैस का ये कहना होता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, ये बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। ये बात आइडियल गैस की है। ये बात किसकी है? आइडियल गैस की है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, ना कोई किसी को अट्रैक्ट कर रहा है ना कोई किसी को रिपेल कर रहा है। अब ये आपको पता है मूव तो करेंगे पार्टिकल, तो ये आपका आइडियल गैस का एक पार्टिकल है। सब बच्चे ध्यान से देखें इसको, ये आइडियल गैस का एक पार्टिकल है। ये प्रेशर कब क्रिएट करेगा? जब ये जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा। जब ये जाके किससे टकराएगा? वॉल ऑफ कंटेनर से। जितनी जोर से जितनी तेजी से एक एटम कंटेनर की वॉल पे जाके टकराएगा उतना ही ज्यादा वो प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं कि हमने डेल्टा पी क्यों जोड़ा, प्लस क्यों किया। तो आप लोग बात को समझे। आइडियल गैस ये कहती है कि कोई भी जो एटम है गैस के वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, सब दूर दूर रहते हैं। बेटा आप बताओ क्या वास्तव में ऐसा होता है? यस नो में जवाब दो कि गैस के पार्टिकल आपस में टकराए ही ना, या वो अट्रैक्शन रिपल्शन नो मैम, ऐसा नो नहीं मैम, होता। बट आइडियल गैस ने कहा कि ऐसा होता है। अब अगर ठीक है आइडियल गैस की मान ली ऐसा होता है, तो ये एक एटम यहाँ था, ये जाके टकराया वॉल ऑफ कंटेनर पे, जाके टकराया तो ये बहुत जोर से टकराया क्योंकि इसको बाकी कोई भी एटम डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे। ये एटम तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये एटम तो फ्रीली मूव कर रहे हैं। मतलब जो आइडियल गैस के मोलिक्यूल है वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वॉल ऑफ कंटेनर पे, वो ज्यादा जोर से टकरा रहे हैं। बट वास्तव में क्या होता है उस बात को आप समझो। रियल गैस की अगर हम बात करें तो क्या वास्तव में ऐसा होगा? नहीं होगा। देखो बेटा ये एक एटम है, जहां मेरी एरो है ये एक एटम है, ये जाके टकराया वॉल ऑफ कंटेनर से, टकराया। लेकिन टकराने पर जितनी तेजी से आइडियल गैस का मॉलिक्यूल टकराया ना उतनी तेजी से रियल गैस का मॉलिक्यूल नहीं टकराएगा। वजह सुनो, ये मॉलिक्यूल यहां जाके टकरा रहा है दीवार पे, अब इसके साइडों में ये और भी तो मॉलिक्यूल है, इन सबके बीच में आपस में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तो जाके दीवार पे टकराना चाह रहा है और ये सारे मिलके जो इसके साइड में और भी एटम है ये सब इसको अपनी साइड खींच रहे हैं। ये यहाँ पे जाके तेजी से हिट करना चाह रहा है लेकिन ये सारे मिलकर इसको अपनी साइड खींच रहे हैं। तो जो एटम इस बार वाल पे है ना वो इतनी तेजी से स्ट्राइक नहीं कर पाया या वो खुद को फ्री फील नहीं कर रहा, उसे तो ये लग रहा है ये सारे एटम मिलके, बेटा जो मैंने 4 एटम साइडों में बना रखे हैं मुझे अपनी साइड खींच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वॉल पे प्रेशर कम बना पा रहा है। ऐसा कंसेप्ट है रियल गैस का। तो अब आप बताओ ज्यादा प्रेशर कौन क्रिएट कर पाया? जिसका मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेगा, और फ्रीली किसका मॉलिक्यूल मूव कर रहा है? आइडियल गैस का। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा पी आइडियल ग्रेटर देन पी रियल। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? बोलो बेटा। Yes, ma'am. ठीक है सभी को? यस मैम। सब बच्चे समझ गए इस बात को? यस मैम। अब आप ये भी समझ होंगे हमने इसमें जो करेक्टेड प्रेशर की टर्म डाली है डेल्टा पी, इसमें प्लस क्यों किया है? क्योंकि रियल गैस का प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू आइडियल गैस। तो पी आइडियल कब इक्वल होगा? जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जब ये रियल गैस का मॉलिक्यूल है इसका प्रेशर बढ़े, तो हमने रियल गैस के प्रेशर में क्या डाल दिया? करेक्टेड प्रेशर ओ डाल दिया। तो पी आइडियल किसके इक्वल हुआ? पी रियल प्लस डेल्टा पी के। इतना कंसेप्ट आप सबको समझ में आया? बोलो बेटा। Yes, ma'am. मुझे बताया Yes, करो, मैं ma'am. ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगी। हर एक बच्चे को समझ में आया? यस मैम। 4 बच्चे बोलते हैं क्लास में, 33 स्टूडेंट बैठे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? जो बेटा नए बच्चे हैं, हरिओम बेटा आपको समझ में आ रहा है ये टॉपिक? यस मैम। ओके हरिओम बेटा, हर्षित बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके तो अब आप आगे देखो, जो ये डेल्टा पी है वो किस किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा पी डिपेंड्स अपॉन, डेल्टा पी डिपेंड्स अपॉन, पहली बात तो डेल्टा पी मींस करेक्टेड प्रेशर, किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? पहली बात तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल है, तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, कि टोटल आपका कंटेनर है, उस पूरे कंटेनर के अंदर कितने मॉलिक्यूल है गैस के, एक तो उस पर डिपेंड करता है डेल्टा पी। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो वो ज्यादा आपस में टकराएंगे, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। सेकंड बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट वॉल्यूम। अब जितने भी मॉलिक्यूल कंटेनर में है उसमें से कितने मॉलिक्यूल जाके टकरा रहे हैं वॉल ऑफ कंटेनर पे, क्योंकि जो वॉल ऑफ जाके टकराएंगे कंटेनर पे वही तो प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो जो आपका डेल्टा पी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो कितने मॉलिक्यूल है पर यूनिट वॉल्यूम में, और एक कितने मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं वॉल ऑफ कंटेनर पे पर यूनिट वॉल्यूम में। तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी, यहाँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम आया, और यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो स्ट्राइक कर रहे हैं वॉल ऑफ कंटेनर को। ठीक है, तो आपका फाइनल कंक्लूजन ये आया, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी इंटू एन बाई वी। शायद यहां तक सब समझ गए होंगे। तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एन स्क्वेयर डिवाइड बाई वी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहां से मैं क्या हटाऊं, ये बेटा साइन हटाए प्रोपोर्शनलिटी का, तो डेल्टा पी इक्वल टू आ गया ए इंटू एन स्क्वेयर डिवाइड बाई वी स्क्वेयर। तो अब जो ये ए आया, ए आपका कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं वांडरवाल कांस्टेंट। ए आपका कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं वांडरवाल कांस्टेंट। हो गया, तो डेल्टा पी इक्वल टू ये आया ए एन स्क्वेयर डिवाइड बाई वी स्क्वेयर। तो अब यहां से ए वांडरवाल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा पी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेल्टा पी इंटू वी स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर। तो अब बेटा आप देखो यूनिट, डेल्टा पी मतलब प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर आप क्या लेंगे एटीएम, वॉल्यूम किस में होगी लीटर में, तो एटीएम लीटर का स्क्वायर होगा, वॉल्यूम की स्क्वायर थी, यहाँ पे एन होता है मोल, तो मोल नीचे है ना तो मोल इनवर्स हो जाएगा, तो यूनिट क्या बनी एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही यूनिट क्या बनी बेटा, सब बताओ, सभी बच्चे बोलो क्या बनी, शाबाश सभी बोले, जैसे क्लास में बोलते हो ना ऐसे ही बताओ, एक ही यूनिट क्या बनी बेटा, एटमॉस्फेयर एल स्क्वायर मोल की पावर -2। ठीक है, पर मोल स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए का सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये वांडरवाल कांस्टेंट आया है ए, इसका सिग्निफिकेंस ये है, इट टेल अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो आपका ये वांडरवाल कांस्टेंट ए है, इट टेल्स अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स। जितनी ए की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज्यादा होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए मोर विल बी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो सबको इतना याद हो गया होगा, ए फैक्टर बताता है अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स, जितनी ए की वैल्यू बड़ी है उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज्यादा है। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो आप देख लो। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ NH3 एंड H2 विच वन हैज हायर वैल्यू ऑफ ए। तो आपको पता है NH3 तो पोलर मॉलिक्यूल है, N पे स्लाइट नेगेटिव होता है, H पे स्लाइट पॉजिटिव होता है, और जो H2 है वो नॉन पोलर होता है। तो बताओ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किसमें होती है, मैंने आपको पढ़ाया इसी चैप्टर में, N पे स्लाइट नेगेटिव, H पे स्लाइट पॉजिटिव, दो डाइपोल बन गए। तो पोलर मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग क्या होती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। पोलर मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसीलिए जो पोलर मॉलिक्यूल है NH3 उसमें ए की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो अभी आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया, बताओ भाई, बोलो बेटा सभी बच्चे बताओ, आपको क्वेश्चन समझ में आया NH3 और H2 वाला? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड बेटा। विवेक समझ में आ रहा है, विवेक विवेक समझ में आ रहा है बेटा? ओके, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, आउट ऑफ नोबल गैसेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ नोबल गैसेज। आपको पता है ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। विच वन हैज हायर वैल्यू ऑफ ए। इन सभी नोबल गैस में सबसे हाई वैल्यू ए की किसमें है ये आपको बताना है। तो देखिए बेटा इसमें क्या होगा, कोई भी बच्चा क्लास लीव करके नहीं, चाहे मैं बार बार कह रही हूं, आपको पता है जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। ठीक है, अब आप सबको पता है नोबल गैस में वीक वांडरवाल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स,
लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। अब ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लंदन फोर्स क्या होता है, चैप्टर 5 का फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको यही पढ़ाया था। तो जितना आप डाउन द ग्रुप जाओगे उतना एटॉमिक मास बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ए की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ए की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इन सारों में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है बेटा, ए की, जो सबसे लास्ट में है रेडोन, और सबसे कम वैल्यू किसकी है, हीलियम की। आया ये क्वेश्चन आपको समझ में बेटा? मैं आपको ये पीडीएफ भी भेज चुकी हूँ, आज सब नोटबुक पूरी कर लेना अपनी। तो ये पेज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, नेक्स्ट पेज ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक का टॉपिक हम कर चुके हैं। मतलब प्रेशर की करेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम की करेक्शन पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम करेक्शन करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, वॉल्यूम करेक्शन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से बेटा, यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम करेक्शन। बेटा आप सबको पता है प्रेशर की करेक्शन हम कर चुके, आप सबको मैंने आंसर दे दिया, प्लस में डेल्टा पी क्यू किया, क्योंकि रियल गैस का प्रेशर कम होता है आइडियल गैस के प्रेशर से, ठीक है। अब प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स में होता है, सबको पता है। तो अगर रियल गैस का प्रेशर कम है तो रियल गैस की वॉल्यूम कहीं ना कहीं ज्यादा मिलेगी। तो अब उस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, वॉल्यूम करेक्शन। आप देखिए, आइडियल गैस की पहले हम बात करते हैं। आइडियल गैस के हिसाब से पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। आइडियल गैस में पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। अब आइडियल गैस में आपको पता होगा जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस होती है दैट इज द नेग्लिजिबल। बेटा आइडियल गैस ने ये माना कि जो आइडियल गैस के पार्टिकल है ना वो बिल्कुल पॉइंट मास की तरह होते हैं। मतलब आइडियल गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा ही स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ऊपर से उनके बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग इस बात को समझे, यहाँ पे ये हमने मान के चले कि जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस है वो नेग्लिजिबल होती है। एक मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। अब बेटा मान लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें ये जो पॉइंट मास है, मतलब छोटे छोटे क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है, दीज आर स्मॉल गैस मॉलिक्यूल, ये बहुत छोटे छोटे साइज के हैं। तो मैंने इन सारे गैस मॉलिक्यूल को एक कोने में इकट्ठा कर लिया, तो ये बहुत थोड़ी सी जगह में इकट्ठे हो जाएंगे। एक छोटे से कोने में ये सारे एटम इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है। और ये पूरा कंटेनर आपका, जो बेटा मैंने इसे दिखा रखा है जिगजैग बना के, ये पूरा कंटेनर आपका खाली पड़ा है, एक छोटे से कोने में आपके एटम आ गए आइडियल गैस के। ऐसी स्टेटमेंट देती है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, ओके बेटा। तो अब आप यहाँ पे देखो, बहुत सारी जगह खाली होगी, एक बहुत बड़ा रूम है बेटा, उसमें एक जगह पे थोड़े से एटम रख दिए एक कोने में, बाकी पूरे रूम में बहुत सारा खाली स्पेस पड़ा है। तो हम उस एक कोने में थोड़े से मॉलिक्यूल ही तो है बेटा, इतना बड़ा कंटेनर था, उसमें इतनी सी जगह में ये मॉलिक्यूल आ गए, तो हम इस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते हैं एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। आप लोग बताएं क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया, बोलो बेटा, बताइए बेटा। मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगी, आप Yes, ma'am. ठीक है। ये बच्चे क्लास छोड़ के ना जाए, 33 31 हो गए, मैं चेक कर रही हूँ कौन गया है। तो बेटा आइडियल गैस ने ये माना कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, अगर हम उनको इकट्ठा करते हुए एक कोने में आ जाएंगे, मतलब पूरे जो आपका कंटेनर का वॉल्यूम है उसके सामने मॉलिक्यूल की वॉल्यूम तो बहुत ही कम होती है, तो उसको हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। मतलब ये कह सकते हैं हम, जो कंटेनर की वॉल्यूम है वही किसकी मॉलिक्यूल वॉल्यूम है, गैस की। अब ये वी गैस क्या है, वो अवेलेबल स्पेस है इन विच मॉलिक्यूल कैन मूव, मतलब जो ये फ्री स्पेस है, ठीक है, अवेलेबल स्पेस इन विच मॉलिक्यूल कैन मूव। तो वी गैस यहाँ किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये बात है आइडियल गैस की। अब वास्तव में रियल गैस में क्या होता है वो आप समझे, बट इन केस ऑफ रियल गैस, अगर मैं रियल गैस की बात करती हूँ तो बेटा रियल गैस ने ये कहा कि इतने छोटे मॉलिक्यूल भी नहीं होते गैस के, रियल गैस ने तो मॉलिक्यूल को रिजिड माना है,
रिजिड गैस मॉलिक्यूल माना है, और ये भी कहा है कि लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, ये लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर बेटा मैं मान लो रियल गैस के मेरे पास मॉलिक्यूल है और मैं उन्हें एक कोने में इकट्ठा कर देती हूँ, तो वो कोना इतना भी छोटा नहीं होता कि उसकी वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट ही कर दें। बेटा आप देखो फ्री स्पेस तो इसके पास भी है, लेकिन इसके इतनी जगह में तो एटम भरे हुए हैं ना, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है गैस मॉलिक्यूल ने, उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो वॉल्यूम इस बार गैस मॉलिक्यूल ने ली है वो इतनी भी कम नहीं है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर दें। इस बार ठीक ठाक सा स्पेस एटम ने यूज कर लिया खुद को भरने के लिए ही, मतलब इस बार फ्री स्पेस पहले के कंपैरिजन में कम बचा है। इसका मतलब इस बार हम वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। बताओ बेटा क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलिए बेटा। हाँ बेटा सब बच्चे बताओ, आपको ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दो बच्चे बोलते हैं, सचिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोनाक्षी हाँ जी, सब बच्चे रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो बेटा अब आप बताओ, जब यहाँ पे तुम वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, मतलब वी गैस यहाँ पे इक्वल नहीं होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। आइडियल में इक्वल था बट रियल में इक्वल नहीं है। आपको ये बात समझ में आई? फिर मैंने लिख दिया है जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं दे हैव देयर ओन वॉल्यूम। गैसियस मॉलिक्यूल की अपनी खुद की वॉल्यूम होती है, क्योंकि और साथ में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। रियल गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस आई, मतलब जो वी गैस आई, वी गैस का मतलब क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। पिछले में तो क्या था? वी गैस इक्वल टू वी कंटेनर था, बट इसमें तो है नहीं। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस आई वो क्या आई? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। भाई कितनी जगह तो कंटेनर में थी टोटल, उसमें से कितनी जगह मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर ली, उसके माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये बात आपको समझ में आई? तो वी जी का मतलब है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू ये वाला वी है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और जो ये वी मॉलिक्यूल है इसको हमने बी से लिखा है। किससे लिखा है? बी से। ठीक है, तो वी गैस इक्वल टू क्या हुआ? वी माइनस बी हुआ। आपको ये समझ में आया यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया और प्रेशर करेक्शन में प्लस का साइन क्यों आया था? तो जो ये Yes, ma'am. ओके बेटा, जो ये बी है, बी आपका वांडरवाल कांस्टेंट भी है, और बी का यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एंड को वॉल्यूम। अब बेटा ये तो आपकी 1 मोल ऑफ गैस के लिए है। अब आपके पास मान लो n मोलिक्यूल्स या n मोल ऑफ गैस हो, तो v गैस किसके इक्वल हो जाएगा? v माइनस एन बी। n का मीनिंग क्या है? n मोल। अब यहाँ तो n की वैल्यू 1 थी तो ये सिर्फ v माइनस बी हो गया था, लेकिन n मोल ऑफ गैस में क्या होगा? v गैस इक्वल टू v माइनस एन बी। चलो अब हम यहाँ से b की यूनिट निकाल लें। तो आप लोगों को ये पता है यूनिट ऑफ b, यहाँ देखो आपका जो b है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बताओ बेटा, b इक्वल टू आपका हो जाएगा n इंटू बी। यहाँ देखिए v माइनस एन बी है, तो मैं ये लिख सकती हूँ n इंटू बी इक्वल टू v। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई n। v वॉल्यूम लीटर में ली जाएगी, n नंबर ऑफ मोल्स मोल में लिए जाएंगे, तो यूनिट क्या बनेगी b की? लीटर पर मोल। a की यूनिट क्या थी? एटमोस्फियर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, और b की यूनिट क्या है? लीटर पर मोल है। ठीक है, अब a की b की यूनिट तो होगी, अब b का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपको पिछले टॉपिक में a का सिग्निफिकेंस याद हो तो a बता रहा था अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, कि जिसमें a की वैल्यू बड़ी होगी उसमें ज्यादा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो b फैक्टर है ये बात करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल की। b फैक्टर किसकी बात करता है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल की, कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज होगा उतनी ही b की वैल्यू भी बड़ी होगी। तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आप देखो। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कंपेयर द वैल्यू ऑफ b फॉर F2 एंड Cl2। कंपेयर वैल्यू ऑफ b फॉर F2 एंड Cl2। तो बेटा आप लोगों को पता है F2 और Cl2 में से किसका साइज बड़ा है? डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, तो आप कहेंगे क्लोरीन का साइज बड़ा है। अब जब क्लोरीन का साइज ही बड़ा है तो क्लोरीन में ग्रेटर वैल्यू है b की। क्लोरीन में ग्रेटर वैल्यू है किसकी? b की। बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करो।
कंपेयर वैल्यू ऑफ बी। अगर हम बी की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करेंगे, नोबल गैसेज है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? जीनोन का होता है। आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हो तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, साथ में साइज भी बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो बी की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इन सभी में सबसे बड़ी वैल्यू बी की किसमें है? जीनोन में है। उससे कम आपकी वैल्यू होगी क्रिप्टॉन, आर्गन, नियोन और हीलियम में। ये समझ में आ गया आप सबको? बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब इस Yes, ma'am. ठीक है बेटा, वेरी गुड। ma'am. ओके, अब अगला क्वेश्चन और आ गया, Yes. कंपेयर वान डेर वाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम बी। पेपर में हो सकता है बी लिखा ना आ जाए, यू लिखा आए। कंपेयर वान डेर वाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम, तो आपको पता है बी क्या है? वान डेर वाल कांस्टेंट ही तो है, वॉल्यूम के लिए है। ए वान डेर वाल कांस्टेंट है इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए, और बी आपका वान डेर वाल कांस्टेंट है वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो अब आप देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पे दो मोलिक्यूल है, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम होता है एन ब्यूटेन। आपने शायद ये ऑर्गेनिक में पढ़ा हो 10th में। इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। आप देखो इन दोनों का ना मोलिकुलर मास बराबर है, क्योंकि दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन बराबर है। इन दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन बराबर है, दोनों का मोलिकुलर मास भी बराबर है। लेकिन इन दोनों में से जो एन ब्यूटेन है ना, इसमें बी की वैल्यू ज्यादा होगी। वजह देखो बेटा, एन ब्यूटेन में सरफेस पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक है, और आइसोब्यूटेन में सरफेस पे 3 कार्बन है। ठीक है, एन ब्यूटेन में 4 कार्बन है, आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन है। बेटा आयुष मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजो, सुभाष सर तो आए नहीं अब तक, फिर वो सेकंड क्लास में आएंगे तब। ठीक है, तो बेटा आप लोग सब देखें एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो भाई एन ब्यूटेन में तो 4 कार्बन है सरफेस पे, आइसोब्यूटेन में सरफेस पे 3 ही कार्बन है। तो कहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है? एन ब्यूटेन में। जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसकी कहीं ना कहीं साइज भी बड़ा होगा। यही वजह है कि एन ब्यूटेन जो है इसमें ज्यादा होता है वान डेर वाल कांस्टेंट बी की वैल्यू एज कंपेयर टू आइसोब्यूटेन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके बेटा, अब Yes, देखिए ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब आप सब पता है, ठीक है, जो रियल गैस है इसने मॉलिक्यूल को लाइक एज ए रिजिड स्फीयर माना है। रियल गैस ने मॉलिक्यूल को लाइक एज ए रिजिड स्फीयर माना है। अब बेटा अगर आप लोग डायरेक्टली याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये बी है ना, बी क्या था? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। वान डेर वाल कांस्टेंट बी था ना, इसका नाम क्या था? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। तो बी की वैल्यू ये होती है 4 इंटू Na। Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, इंटू वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल। वी मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल। अब हमने यहाँ मॉलिक्यूल को माना है लाइक एज ए रिजिड स्फीयर, लाइक एज ए रिजिड स्फीयर। तो आप बताओ फिर इसकी वॉल्यूम तो क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब होगी। तो B इक्वल टू क्या हो गया? 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पे 4 ही क्यों आया, 1 2 कुछ और क्यों नहीं आ गया? ये आया कहाँ से? ये वैल्यू आई कहाँ से? B इक्वल टू 4 इंटू Na इंटू वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल, ये आया कहाँ से? ये पॉइंट हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब इसका आप देखिए डेरिवेशन, चाहे तो आप सीधा याद कर लो B इक्वल टू होता है 4 इंटू Na इंटू वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल, बट अब आप सीख लो ये आया कैसे। तो सब ध्यान से यहाँ देखो बेटा, ये एक आपका गैस मोलिक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, सेंटर ऑफ एटम। अब ऐसे बहुत सारे गैस के मोलिक्यूल होते हैं, सारे रिजिड स्फीयर की तरह होते हैं। तो ये आपका कोई दूसरा गैस मोलिक्यूल है, ये आपका बेटा रेड वाला कोई दूसरा गैस मोलिक्यूल है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब ये दोनों एटम एक दूसरे से बेटा अट्रैक्शन शो करते हैं, ये दोनों एटम एक दूसरे से क्या शो करते हैं? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं। तो जो ये आपका रेड वाला वॉल्यूम है, जो इसका ये सेंटर ऑफ मास है, जो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इसकी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये है जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाई है। तो अगर मैं इन दोनों मोलिक्यूल की, ब्लैक वाले की भी और रेड वाले की भी, मैं इन दोनों की एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालूं पर 2 मोलिक्यूल, मैं अगर इनकी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालूं पर 2 मोलिक्यूल, तो इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस d हो गया, और d यहाँ पे किसके इक्वल है? 2r के। d यहाँ पे किसके इक्वल है? 2r के।
तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 2 मॉलिक्यूल क्या होगी 4/3 पाई 2 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो गया 2r का क्यूब। आपको पता है 2 का क्यूब क्या होता है 8 है ना 2 2 से 4 4 2 से 8 तो ये क्या आ गया 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा इसका मतलब क्या था जो सेंटर ऑफ मास इस रेड वाले मॉलिक्यूल का ये इस रीजन में एंटर नहीं कर सकता, ये इसकी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल कैन नॉट एंटर इनटू दिस रीजन, इट इज इट्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 2 मॉलिक्यूल क्या होगी 4/3 पाई 2r क्यूब। तो ये आ गया 2 का क्यूब 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 2 मॉलिक्यूल थी। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल निकालो 2 मॉलिक्यूल की तो 8 थी ना, तो एक मॉलिक्यूल का 4 हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा 4। तो ये आ गया 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो एक मॉलिक्यूल की आई। अब मैं कह रही हूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल निकालो, ये तो एक मॉलिक्यूल की आई और अब मैं कह रही हूं 1 मोल का निकालो। तो आप लोगों को पता होगा जो 1 मोल है उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है तो इसकी मल्टीप्लाई देखो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई Na से होगी एवोगैड्रो नंबर से। क्यों हुई एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पहले तो 1 मॉलिक्यूल की थी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पूरे 1 मोल का निकालना है तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। 1 मोल है और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हो गए Na मॉलिक्यूल हो गए, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है कर लोगे सभी। बताओ बेटा आपको ये बात समझ में आई जो पिछले पेज पे लिखा हुआ था B की वैल्यू है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na, वो कैसे आई कर लोगे। Yes, ma'am. ओके बेटा Yes, ma'am. ठीक है Yes, ma'am. ओके। अब आगे सभी देखिए आप सबको पता है 1 मोल में Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं तो n मोल ऑफ गैस में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या हो जाएगी Nb। n किसके लिए है n मोल के लिए और B आपकी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होती है। Nb जो आपका है यही इक्वल होता है डेल्टा V के। ये किसके इक्वल होता है डेल्टा V के वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर के। डेल्टा V के इक्वल होता है Nb। ठीक है तो भाई आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन। तो भाई इतना इस क्लास में किया है बेटा। एक बात और भी अब देखो